मैं नंद किशोर तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। पर ब्राह्मणों ने हमेशा लोगों को दिया है। भले लोग कहते हैं, और ये जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कभी छोड़ते नहीं। हाँ, ये सच है। जो ब्राह्मणों को सताता है, ब्राह्मण उसे छोड़ते नहीं, लड़ते नहीं, लेकिन छोड़ते नहीं। लेकिन दोस्तों, यह गलत है। जो लोग साथ में आगे भी कहते हैं ब्राह्मण कभी कुछ छोड़ते नहीं, जीते भी लेते हैं और मरते भी लेते हैं। क्योंकि ब्राह्मण आपके जन्म के वक्त आपको सही मार्ग दिखाता है, प्रशस्त करता है, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। और मरते वक्त आपकी आने वाली पीढ़ियों को यह बताता है कि आपने उनके लिए और देश के लिए बहुत कुछ किया है, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है मरने वाले व्यक्ति ने। इसलिए उसको सम्मान दिलाने और उसकी आत्मा की शांति के लिए जो भी सार्थक प्रयास होते हैं वह करता है, और इसलिए वह पैसे लेता है। हर विरोध करने वाला व्यक्ति, हर तरह की बात करने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति, वह जानता है कि वह सही कार्य कर रहा है। और जन्म में भी बुलाते हैं लोग बहुत कुछ कहने के बावजूद, और मृत्यु में भी बुलाते हैं और देते भी हैं। क्या करें, मजबूरी है। आज की सत्ताधारी पार्टियों की भी ब्राह्मण एक मजबूरी है, क्योंकि सत्ता में जन्म लेने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग यह जानते हैं कि ये संस्कारों का देश है, और इस देश में यदि उनको सही संस्कार चाहिए और उनको शुरू से अंत तक कोई रास्ता दिखा सकता है तो वह ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणों की कई पुश्तों ने, पूर्वजों ने इन संस्कारों को पाने के लिए बहुत सारे कष्ट करे हैं, सहे हैं, तप किए हैं, यज्ञ किए हैं, इस पावन धरती को ऊर्जावान करने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान करने के लिए, और इस देश में संस्कारों को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्राह्मणों ने जब भी चाहा सरकारों को हिला दिया, ब्राह्मणों ने जब भी चाहा सरकारों को गिरा दिया, ब्राह्मणों ने जब भी चाहा सरकारों को बना दिया। ब्राह्मण, अगर सबसे पुराना ब्राह्मण अगर कोई राजनीति में है और आज है, तो दोस्तों सबसे पहले वह अंग्रेज़ों को देश से भगाने में, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, लोगों को एकजुट करने में था। पूरी भागीदारी थी। मैं ये नहीं कहता कि खाली ब्राह्मण ही थे, किंतु आज का विषय ही ब्राह्मण है। सभी लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हमारे अन्य भाई भी थे, सभी जातियाँ, सभी वर्ग के लोग थे, सभी हमारी इस लड़ाई में थे। लेकिन विषय चूँकि ब्राह्मण है, और इस पर मैं आज इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि बात ब्राह्मणों की हो रही है। तो आज़ादी की लड़ाई में भी ब्राह्मण थे, बराबर की हिस्सेदारी रही सभी के साथ, और वही ब्राह्मण बाद में कांग्रेसी हुए। तो अगर राजनीति में सबसे पहले कोई पार्टी आई तो वह कांग्रेस पार्टी थी, और जब तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे तब तक कांग्रेस का परचम पूरे भारत में लहराता रहा।
किंतु एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस के ज़्यादा विद्वान लोग ब्राह्मणों से ज़्यादा अपने आप को विद्वान समझने लगे, उन्हें राम पियक्कड़ दिखने लगे। रामेश्वर का सेतु बंध श्रीलंका से जोड़ने वाला पुल उन्हें कोरी कल्पना लगने लगा। ब्राह्मणों का तिरस्कार होने लगा, अपमान बढ़ने लगा। और जब ब्राह्मणों को लगा कि बात हमारे ऊपर ही नहीं, अब देश की अस्मिता का सवाल है, तो ब्राह्मणों ने कांग्रेस जैसी सरकार को कुचल कर रख दिया। आज स्थिति यह है कि वह इतनी दयनीय स्थिति में है कि वह जनेऊ पहनने लगे, वह तिलक लगाने लगे, अपना गोत्र बताने लगे। दोस्तों, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखें। झगड़े नहीं, लेकिन जब भी कभी बात आ जाए आत्मसम्मान पर, ब्राह्मणत्व पर, देश की संस्कृति पर, सनातन धर्म पर तो सर कटा दीजिए, किंतु झुकाइए नहीं। ब्राह्मणों की इसी गौरवमयी यात्रा की दिशा में आगे बढ़ते हुए जब ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ने लगा, मानसिक शारीरिक शोषण होने लगा, आर्थिक शोषण होने लगा, भावनात्मक शोषण होने लगा कांग्रेस की सरकारों में, तब भारतीय जनता पार्टी जैसे एक पार्टी का जन्म हुआ और उसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जो संस्थापक सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे संबंध थे उनसे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इस भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के नाम पे, देश हित के नाम पे ब्राह्मण होने के साथ साथ गौरवमयी यात्रा कराई भारतीय जनता पार्टी को। वह भी एक ब्राह्मण थे। स्वर्णिम इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी के। वो एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, लोकतंत्र के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, महान पुरोधा थे। मैं उनको नमन करता हूँ। और फिर इसके बाद जब तक भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्णिम इतिहास रहा, तब तक भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आई। ब्राह्मण को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, उसके अलावा वह जाने की कहीं बात नहीं करता था। किंतु गुजरात में अचानक से अटल बिहारी वाजपेयी की अनुकंपा से चुने गए आरएसएस के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका अहम अपने चरम पर है, माननीय अटल सीधे साधे सरल स्वभाव के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी समझ ही नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी जी के मन में उनके प्रति सम्मान नहीं है, ब्राह्मण के प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि यह तो एक ऐसी जगह से आने वाले व्यक्ति हैं और इनके संस्कार कैसे हैं यह मैं बता सकता हूँ। इन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। कहते हैं मैंने तपस्या की, ये किया वो किया, सब बकवास।
आप अपनी धर्म पत्नी के साथ भी यशस्वी जीवन जी सकते थे। खैर, अगर नहीं जिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके भरण पोषण का कार्य आप दूर रहकर भी देख सकते थे, उनकी सुध ले सकते थे। पत्नी तो छोड़िए, आज वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं पत्नी शब्द की व्याख्या ना करके मैं सिर्फ एक बात करूँगा, एक ही बात कहूँगा कि आपने एक भारतीय महिला की इज्जत नहीं की, जिसने आपके साथ पूरे जीवन रहने का अनुबंध किया था। एक सांस्कृतिक और सनातनी अनुबंध था। दूसरा, जो भी पुराने लोग हैं और उन्हें याद होगा कि गोधरा कांड के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा था कि वर्तमान के प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे कोई भूल हुई थी। मैंने वो वीडियो और मैंने वो प्रेस वार्ता मैंने अपनी आँखों से देखी है, जब अटल जी ने कहा था कि अटल जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को आम जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो आपने कुटिल मुस्कान के साथ मुझे वह वीडियो देखने पर आज भी महसूस होता है, जिसे देश की जनता कभी नहीं समझ पाई कि वह कुटिल मुस्कान लोकतंत्र के लिए कितनी घातक थी, जिसमें आपने आम जनमानस से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। अपने गुरु और जिनकी अनुकंपा से आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिनकी अनुकंपा से आप आगे बढ़े, आपने अपने गुरु और अपने श्रेष्ठ मार्गदर्शक की बात को मानने से इनकार कर दिया था। वही दिन था जब मुझे समझ में आ गया था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत बड़ी भूल हुई है। आपने गुजरात मॉडल दिखा करके प्रधानमंत्री पद नहीं पाया है। आपने वो प्रधानमंत्री पद इसलिए पाया है कि कांग्रेस की सत्ता से ब्राह्मण वर्ग नाराज था। ब्राह्मण ही राज तिलक करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए, और सभी राजनेताओं से मेरा कहना है कि ब्राह्मण हरदम तिलक करता है, राजा बनाता है। कांग्रेस के शासनकाल में ब्राह्मणों पर होने वाले शोषण और अत्याचारों का ही कारण था कि ब्राह्मण वर्ग ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू भावनाओं का ख्याल रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को आगे लाया जाए। 10 साल की सत्ता माननीय मौनी प्रधानमंत्री, जो चुप रहने वाले व्यक्ति थे, मनमोहन जी से ऊब चुकी जनता ने ब्राह्मणों से निर्णय किया, बातचीत की, और ब्राह्मणों ने एक बिगुल फूंका कि ऐसा करते हैं, बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता में यदि बहुत दिन राजा रहता है तो वह निरंकुश हो जाता है, जिससे लोकतंत्र की हत्या होने का पूरा डर रहता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखने के लिए ब्राह्मणों ने हरदम जो है सत्ता में परिवर्तन किया, और इसी का परिणाम है कि निरंकुश राजा को और निरंकुश पार्टी को ब्राह्मणों ने बिल्कुल नीचे उतार कर फेंक दिया। मोदी जी, आपकी क्या औकात थी जो आप प्रधानमंत्री पद बन के इतनी सीटें ले आते? ये लहर बदलाव की थी, ये शोषित समाज की थी, ये ब्राह्मणों द्वारा किए गए परिवर्तन की थी। ब्राह्मण एक विचारधारा नहीं, ब्राह्मण एक व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण बदलाव का हस्ताक्षर है, और ऐसा हस्ताक्षर है जिसे भारतीय राजनीति में मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे हस्ताक्षर को नकारने की कोशिश करना और उनको शोषित करना, आपको राजनीतिक चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। माननीय मायावती जी ने बदलाव के लिए, माननीय मायावती जी ने ब्राह्मणों का साथ लिया। मुझे याद है कि ये वही मायावती है जो ये कहती थी कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।
शर्म नहीं आती थी इसको कहने में, लेकिन उसी ब्राह्मणवादी सोच के आगे नतमस्तक हुई। और ब्राह्मण हरदम दयालु होता है, उदार होता है, और ब्राह्मण ने स्वीकार किया। और मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ बनाई। समाज में बिगुल फूंका, लोगों को मोटिवेट किया, और मायावती जी की सरकार बनी। सत्ता पाने के बाद सत्ता के मद में आदमी अंधा हो जाता है, चाटकारों की रिपोर्ट पर सरकारें चलाता है, और ऐसे राजा को जनता की कोई फिक्र नहीं होती, ना उन्हें कोई समझ होती है, न जानकारी होती है। जमीन से रहने वाले नेता या कार्यकर्ता से जब पार्टी के मुखिया का लगाव नहीं होता है या जुड़ाव नहीं होता है, तो सत्ता का परिवर्तन होना तय हो जाता है। चाटुकारों को आगे बढ़ाया गया, अत्याचार बढ़े। ब्राह्मण को यह लगा कि यह क्या हो गया। प्रदेश की जनता बहुत परेशान हुई, और फिर ब्राह्मणों के नेतृत्व में जनता ने परिवर्तन किया, और मायावती जी पूर्ण बहुमत जहाँ था उनका, और वो बिल्कुल नीचे गिरते हुए स्तर पर इतने अंक पर आ गई कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो गया। जब मायावती का शासन विफल हुआ, जनता त्राही त्राही करने लगी, तब ब्राह्मणों ने सोचा कि युवा अखिलेश को देखते हैं। नौजवान मुख्यमंत्री की तरफ आंखें बढ़ीं। इस मुख्यमंत्री में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री था, और उसने प्रदेश को एक विकास दिया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया, प्रदेश की यातायात व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया। उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में मेट्रो के बारे में सोचने वाला, राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने वाला, उस पर लड़ाकू विमान उतारने वाला, कन्या योजना चलाने वाला, विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटने वाला, ऐसा मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं आया था। युवा था, जोश था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इनकी सरकार में चूंकि उसके पास अनुभव नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनुभव नहीं था, और उस अनुभव का फायदा उठाते हुए पुराने घाघ लोगों ने उनको कमज़ोर करने का प्रयत्न करना शुरू किया। स्थिति यह हो गई कि उनसे लड़ते लड़ते कहाँ तक लड़ता, अपने चाचा, अपने परिवार और सत्ता के जो दीमक थे उनसे लड़ते लड़ते अंत में उसने लड़ना उचित समझा, और इस हद पर पहुंच गया। जनता ने इस लड़ाई में, जनता के सामने वो कुर्सी के दीमक सामने आ गए, सत्ता के दीमक सामने आ गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पार्टी के बड़े बड़े मुखिया हैं जिन्होंने एक युवा मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया, और जनता ने इसके फलस्वरूप कुछ ईमानदार चुनिंदा विधायकों को भी जिताया, और मुख्यमंत्री अखिलेश जी की सरकार चली। पार्टी हाशिए में आ गई। इसका मतलब यह नहीं कि अखिलेश से जनता का नाता टूट गया या ब्राह्मणों का नाता टूट गया। ब्राह्मण अखिलेश से नहीं दुखी थे, ब्राह्मण दुखी थे उन मौसी के, मौसा के भाई के, बहन के, जीजा के भाई के, साले के रिश्तेदारों से। वो अवसरवादी लोग जो सत्ता में आने पर कुर्सी में दीमक की तरह चट करने के लिए, सत्ता को चट करने के लिए लग जाते हैं। मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहूँगा कि इस परिवर्तन को लाइए। बाकी आज भी जनता
आपके साथ है, ब्राह्मण आपके साथ हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व का झंडा लेकर चले थे, महंत अवैधनाथ के शिष्य थे, संसद में रोए थे। जनता ने सोचा कि एक बार धार्मिक प्रवृत्ति वाले इस दयालु व्यक्ति को सत्ता दी जाए। जनता ने परिवर्तन किया और माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में 300 से अधिक सीटों के साथ सुशोभित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के और अयोध्या के विकास को छोड़ करके बाकी जिलों में आज तक सिर्फ गड्ढे ही भर रहे हैं। कोरोना काल में इनके प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी ही बढ़ी है, दुकानें खुली नहीं हैं, बंद हुई दुकानों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। कायनाती संयुक्त होगी कि मैं स्वयं उसका जिम्मेदार हूँ। लाशों के ढेर गंगा के किनारे पड़े रहे। सरकारी अफसर योगी जी को आंकड़े दिखाते रहे। योगी जी ने कभी बाहर निकलकर जनता के बीच में गंगा के किनारे जाकर देखने की कोशिश नहीं की। योगी जी तुम जा सकते थे, तुम देख सकते थे, तुम समझ सकते थे कि वास्तविकता क्या है। बिकी हुई मीडिया और प्रिंट हुए पेपरों से, चाटुकारों के बयान से आप जनता का दर्द नहीं समझ सकते। आपकी फाइलों के लिए आपने शिकायतों के लिए बहुत सारी विभाग बना रखे, योजनाएं बना रखी, रास्ते दिए। शिकायत करने वाले की शिकायतकर्ता से मिले बिना शिकायत का निस्तारण हो जाता है, इसका गवाह भी मैं। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुए उसका गवाह भी मैं। सब मैंने अपने जीवन में भोगा है। योगी जी आपने ब्राह्मणों पर जितना अत्याचार किया, तो इस ब्राह्मण वर्ग ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार अब आपकी नहीं रहेगी। और इस बार का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के युवा अखिलेश यादव जी की तरफ एक बार फिर से आशा भरी नज़रों से देख रहा है। अंदर का बदलाव है, हो सकता है मेरी बात बहुत से लोगों को न अच्छी लगे, लेकिन यह बिल्कुल कड़वा सच है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों के लिए बैलेंस करने में लगे, बैलेंस करने में। अरे मुझे यह नहीं समझ में आता, जब आप लोगों का कहना है कि हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो बैलेंस किस बात का। छोड़ दीजिए, ब्राह्मण के अंदर ताकत है, वह फैसला कर लेगा। सत्ता में बैठे लोग मद में इतना मस्त हो जाते हैं कि चाटुकारों से ही रिपोर्ट लेते हैं। कैसे सत्ता चलेगी? जनता के बीच में जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी और देखिए क्या हालात हैं। सत्ता का परिवर्तन होना इस बार लगभग तय है। ब्राह्मण इस बार राज तिलक की व्यवस्थाओं को बदलेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता देश की सबसे जागरूक जनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर घर में एक नेता पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के घर में हर एक घर में एक नेता पैदा होता है। यहाँ राजनीति की समझ और राजनीति की जानकारी माननीय योगी जी एवं माननीय अन्य नेताओं सबको बहुत है। हम परिवर्तन करने वाले ब्राह्मण हैं, हम परिवर्तन करेंगे। सत्ता कोई भी हो, सत्ताधीश कोई भी हो, हम किसी से डरते नहीं। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं डरते। हम चुप रहकर सत्ता बदल सकते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। और यह भूल
ना करें। मैं माननीय मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि आज आपके रहते जब से आप सत्ता में आए, आपके दाहिने हाथ व्यापारी, गुजराती व्यापारी, जिसको सिर्फ व्यापार से मतलब है, जनता की भावनाओं से नहीं, कृषि किसानों को थोपने के बाद मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी जाकर नहीं मिले किसानों से। आप पाकिस्तान जाकर मिल के साल दे सकते हैं उनकी माँ से। हिंदुस्तान के किसानों से मिलने में आपको शर्म आती है? 2 साल से कह रहे हैं। हो सकता है कि वह कुछ गलत कह रहे हैं, उनके कुछ तथ्य गलत भी हों। आप देश का मुखिया होने के नाते उनको जा कर के समझा सकते थे, उनसे कह सकते थे और कुछ बातें उनकी मान सकते थे, लेकिन आप अहम के दंभ में नहीं गए। किसान, ये भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है माननीय मोदी जी, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी का तोड़ने का काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री पद सौंपा नहीं देता है। और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता के कुछ पार्टियां सत्ता के उस हाशिए पर चली जाएंगी जिन्होंने देश की जनता को हाशिए में पहुंचाने का काम किया है। सरकारी संस्थानों को बेच रहे सत्ताधीशों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकारी संस्थान घाटे में हैं तो बड़े बड़े व्यापारी जो आपके सरकार में मलाई काट रहे हैं, ये उसे कैसे फ़ायदे में पहुंचा देंगे? और अगर ये व्यापारी फ़ायदे में पहुंचा सकते हैं तो व्यापारियों को सरकार दे दीजिए, आप सत्ता से इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है। आपके चाटुकार अगर उस व्यापार को अपने प्राइवेट करके अपने पास लेकर के चला सकते हैं, फ़ायदे में कर सकते हैं, क्या आप उनसे भी गए गुजरे हैं? देश को संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर भड़काने का कार्य करके आप बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकते हैं। देश की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सुरक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, शिक्षा चाहती है। दंगा फसाद, जाति भेदभाव, संप्रदाय, आतंकवाद, देश विरोधी बातें, जाति विरोधी बातें देश के विकास के लिए हानिकारक है, और आप इन्हीं के दम पर सरकार बनाने की हरदम कोशिश करते रहें। माना जनता बहकावे में आकर के एक बार, 2 बार, कुछ बार परेशान होकर सके, अब भटक सकती है, लेकिन बार बार नहीं। भाजपा को ब्राह्मण विहीन करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया महाराज जी एवं उनके चाटुकार सलाहकार जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाला समय परिवर्तन का समय है और आप उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। अगर माननीय मायावती जी की सीटें 200 से हाशिए पर आ सकती हैं, माननीय अखिलेश जी की सीटें 230 से हाशिए पर आ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकती? इस बात पर गौर जरा कीजिएगा। सत्ता के दंभ से बाहर निकलकर, अहम के दंभ से बाहर निकलकर, चाटुकारों की सलाहों से बाहर निकलकर आप देखिए आकर के कि क्या हो रहा है। और ब्राह्मण तो ऐसा कार्य करेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कभी सोचा नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी तक इसकी महक जाएगी, इसकी धमक जाएगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को एहसास हो जाएगा कि आने वाला समय परिवर्तनशील है और उनका भी सत्ता में रहना मुश्किल है। इस बार ब्राह्मण एकजुट होकर के परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुका है, और मैं सभी ब्राह्मणों से अपील करता हूँ कि बिना किसी डर दबाव में आए हुए, बिना किसी पार्टी को अपनी जागीर समझे हुए, सही व्यक्ति का साथ दें
और जो निर्णय है इस बार परिवर्तन जरूर करें और परिवर्तन होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा। धन्यवाद।